हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास जो है वो क्रिया का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि क्रिया का अगला अनुभाग, जिसमें आपको बहुत सी जानकारियां मिलेगी। लेकिन ये क्लास स्टार्ट करने के पहले आपके सामने एक प्रश्न है। क्या आपने कभी भी व्याकरण में क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है, क्रिया की संरचना कैसे की जाती है, इसके बारे में जाना है, समझा है या बनाने का प्रयास किया है? अगर नहीं तो फिर ये क्लास आपके लिए ही है भाई। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हो, वो चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो क्लासेस में सीखने वाले हो, इस चैनल के थ्रू सीखने वाले हो। तो फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। यानी कि जब हम क्रिया का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिया शब्द को लिखते हैं, तो उनकी संरचनाएं किस प्रकार से निर्मित की जाती हैं, उनको किस प्रकार से हम वाक्य में पूरी तरीके से रख सकते हैं, ताकि वो किसी भी व्यक्ति के सामने अगर रखी जाए, बोली जाए या लिखी जाए, तो वो अट्रैक्टिव बना देती हैं अपने सेंटेंस को, अपने भाव को। तो आ जाइए, चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि क्रिया के अन्य रूप क्या होते हैं, अन्य प्रकार क्या होते हैं। तो आइए क्लास की ओर चलते हैं और सीखते हैं उसके अन्य प्रकारों के बारे में। यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो ये प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने 1 बाय 1 करके लिखा है और हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पहली क्रिया का नाम है संयुक्त क्रिया, दूसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया, तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवी है तत्कालिक क्रिया। वैसे तो हिंदी एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, या फिर आप ऐसा कह लो, जब ये लिटरेचर बनता है तब भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित बहुत जल्दी कर लेता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप शब्दों में उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो या शब्दों के अर्थ को निकालना जानते हो, तो इसकी परिभाषा दे पाना भी बहुत ही सरल होता है। बहुत ही आसानी से आप इनको लिख सकते हो, इनको परिभाषित कर सकते हो, जैसा कि मैं रेगुलर बोलती आई हूँ। परिभाषा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट होती है, बहुत बड़ा तथ्य होती है, जिसके आधार पर अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर किया जा सकता है और उससे संबंधित जितनी भी प्रश्न आपसे पूछे जाए बहुत ही सरलता से हल कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि पढ़ाई का या सफलता का कोई शॉर्ट की नहीं होता। किसी भी लघुतम तरीके से आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर बात हम शिक्षा की करते हैं, बात अगर हम अध्ययन की करते हैं, तो उसमें जितनी भी बारीकियों को समझा जाए वो आपको और ज्यादा अपने कार्य में निपुण बनाता है। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ चीजें होने वाली हैं। बहुत सी चीजों को आप ऐसे तरीके से समझोगे कि अगर हम इन्हें बारीकी से तोड़ते जाएं, समझते जाएं, तो हमें समझने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। अगर हम बात करते हैं पहली क्रिया की, जिसको कि हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में जुड़ती हैं। तो संयुक्त क्रिया का परिभाषा भी कुछ ऐसा ही है कि क्रिया का वह स्वरूप जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को आपस में संयुक्त कर निर्मित किया जाता है और एक क्रिया के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसे संयुक्त क्रिया के रूप में जानते हैं। अब अगर हम बात इसके उदाहरण देने की कर देते हैं, तो उदाहरण देने में हम ये कह सकते हैं कि राम पढ़कर विद्यालय जाएगा। राम पढ़ता है और विद्यालय जाता है। राम पढ़ता और विद्यालय जाता है, इसमें 2 क्रियाओं को हमने एक साथ जोड़ दिया, या फिर राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पर 2 शब्द आपस में क्रिया रूप हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अगली बारी आती है नाम धातु क्रिया की। अब नाम के तौर पर हम संज्ञा का, सर्वनाम का और विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन धातु रूपों को हमने अभी पिछले क्लास में देखा था कि हम संज्ञा के धातु रूप या संज्ञा क्रिया को रूपांतरित करने के लिए संज्ञा, विशेषण और धातु शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी इन्हीं 3 चीजों के आधार पर नाम धातु क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बात से बताना या बताता है जैसे शब्द निर्मित होते हैं, जो कि क्रिया के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जैसा कि नाम है, वैसी क्रियाएं जो प्रेरणा का स्रोत बनती हैं या फिर जिनको प्रेरणादायी माना जाता है। जैसे कि पढ़ना सफलता की कुंजी है। पढ़ना सफलता की कुंजी। अब यहाँ पर पढ़ने को जो एक विशेष स्थान दिया गया है, अब ये इसके लिए प्रेरणा स्रोत है।
तो यहाँ पर जो पढ़ना का इस्तेमाल किया गया है वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया कहने का मतलब जिसमें एक पूर्व घटित क्रिया को प्रदर्शित किया जाए, जैसे वह नहाकर विद्यालय जाता है, वह नहाकर विद्यालय जाता है। तो नहाकर विद्यालय जाता है यानी दो क्रियाएं संपादित हो रही हैं, एक नहाना और दूसरा जाना। लेकिन नहाने की प्रक्रिया जाने की क्रिया के पहले या पूर्वकालिक घटित हुई है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानेंगे। और तत्कालिक घटना कहने का मतलब, क्रिया कहने का तात्पर्य होता है वह क्रिया जो तत्कालिक समय में होती हुई प्रस्तावित होती है। जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हो, राम जहर खाते ही मर गया। तो यहाँ पर जो घटना घटी वो तत्कालिक थी, तुरंत थी। तो यहाँ पर हमने जो जहर खाते ही मर गया, तो मरना जो था वो तत्कालिक घटना थी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये 5 क्रिया के रूप पूरी तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। आशा है आपको ये पूरी तरीके से जानने का अवसर मिला होगा, और अभी तक आपने इन चीजों को इस स्वरूप में तो नहीं पढ़ा होगा। अगर आप खास करके स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 12 तक के स्टूडेंट हो तो कहीं पे भी इन चीजों को सही तरीके से प्रस्तावित नहीं किया जाता। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी, और ऐसी ही बहुत सी चीजें जिसको अभी तक आपने कभी भी न तो सुना है नहीं जाना है। तो व्याकरण अपने आप में दिलचस्प होने के साथ साथ नॉलेज गेनर तो है ही, साथ में आपको एक संपूर्णता प्रदान करता है, आपको एक होल फॉर्म क्रिएट करके देता है ताकि आप अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक निखार सको। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।